नमस्कार, मैं हूं कुमार सोवीन और आप देख रहे हैं दुलत्ती। चरण स्पर्श यानी पांव छुई, गुड़ छुई, पाली जैसे विषयों पर हमने सीरीज शुरू की है। टू द पॉइंट सवाल है कि चरण स्पर्श क्या है। आज की चर्चा पे हमारे साथ हैं धनंजय शुक्ल, विचारक हैं। कई विषयों पर उनका गहरा अध्ययन है। केवल पढ़ते और लिखते ही नहीं है, बल्कि बहुआयामी तरीके से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं और अक्सर हम पाते हैं कि वो जो उनका सोचने का और कहने का तरीका हो बिल्कुल अलहदा होता है। तो चरण स्पर्श में हमारे समाज में ये कैसे आया और कैसे हमने उसके अंगीकार किया, कैसे विद्रूप हुआ और कितना महान हुआ करता था, इसके बारे में सीधे हम क्यों नहीं बातचीत करें धनंजय शुक्ल से। भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें और भारतीय संस्कृति में अगर हम मान लीजिए ये मान के चलते हैं कि वेदों और उपनिषदों का स्थिति लेते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति जब कहा जाता है तो वेद उपनिषद ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि जैनियों का और बौद्धों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो भारतीय संस्कृति के ही हिस्से हैं। तो अगर तीनों में देखा जाए तो क्या तीनों में चरण स्पर्श की परंपरा है? तो अगर देखा जाता है तो चरण स्पर्श की जो पूरी परंपरा है तो हिंदुओं की, पूरी हिंदू धर्म की ही परंपरा है। और हिंदू धर्म क्यों कहे, उसे वैदिक धर्म से, ऋषि धर्म से लेना चाहिए। तो अगर हम किसी चीज को मानक मानते हैं वेदों से या ऋषियों से, तो वहां पे ये दिखाई पड़ता है कि ऋषि और जो दूसरा शिष्य है ऋषि के पास पहुंचा हुआ, हालांकि उस अर्थ में शिष्य नहीं होता है, वो उसका साथी ही होता है, या कोई भी उसको पढ़ने वाला उसके साथ वाला सीखने के लिए जाता है। शिष्य मतलब वो सीखने वाले से है, वहां कोई फॉलोअर से मतलब नहीं होता। वो ये कहते हैं कि आप अपने अहंकार को छोड़िए, और इसका ये प्रतीक है अहंकार को छोड़ने का। लेकिन अहंकार को जीवन से जोड़ से देखा जाता है कि बिना अहंकार के जीवन नहीं हो सकता। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहंकार से दो काम लिए जाते हैं। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देते हैं रामकृष्ण का। जैसे रामकृष्ण से पूछा गया अहंकार के बारे में, तो रामकृष्ण ने कहा देखो, जैसे एक नारियल होता है, कच्चा नारियल और पक्का नारियल। तो जो कच्चा नारियल होता है उसके तीनों चीज एक जैसे होते हैं, उसका गूदा, उसका ऊपरी वाला हिस्सा और जो उसका कोकोनट जिसे हम बोलते हैं, तो उसका तीनों हिस्से अलग अलग होते हैं और एक साथ होते हैं। तो जो सामान्य कच्चा आदमी है उसका तीनों एक साथ रहते हैं, और जो पका हुआ आदमी होता है वो पके नारियल की तरह होता है। तो इसको ये इस तरह से लेना चाहिए कि जो ईगो है, जो अहंकार है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे नारियल का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, और ईगो बहुत जरूरी है। अगर आप सुपर स्ट्रक्चर देखें पूरी दुनिया का, उस दुनिया में बगैर ईगो के आप चीजें फाइट नहीं कर पाएंगे, मांग नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो वो तो एक बात हुई, लेकिन बगैर ईगो छोड़े आप नई चीजें सीख भी नहीं पाएंगे। चरण स्पर्श का शुरुआत कहाँ देख रहे हैं आप? मैं उपनिषदों से ले रहा हूँ। किस घटना से? जैसे अगर याज्ञवल्क्य के आसपास हम खड़ा करके चीजों को देखें, अगर उपनिषदों का पूरा सिस्टम है वो याज्ञवल्क्य के आसपास देखा जाए, इसलिए कि जो शुरुआती चीजें मिलती हैं स्थापित रूप से मैनेज तरीके से वो याज्ञवल्क्य के आसपास ही मिलती हैं, और जितने भी और दूसरे उपनिषद हैं उनके ऋषि भी उनसे रिलेटेड दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे राहुल शंकरतैन जी ने वोल्गा से गंगा तक लिखा है, हाँ। उसमें गार्गी के साथ उनके शास्त्रार्थ है और वो दमन पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि याज्ञवल्क्य उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व है या प्रणेता है जहां पर हिंसा शुरू हो जाती है, और हिंसा वैचारिक स्तर पर हिंसा होती है और वो गार्गी को दबाती है? उसका मकसद ये है ऐसा करके चरण स्पर्श तक झुका दे उसको। याज्ञवल्क्य के पास एक, जैसे उपनिषद के और ऋषियों की तुलना में उनके साथ फर्क ये है कि वो पांडित्य भी उनके अंदर बहुत था, और वो उसके साथ स्थापित जो नॉलेज की एक सत्ता होती है, नॉलेज की सत्ता भी उनके पास, जैसे राजाओं के पास होती है कि शस्त्र की सत्ता, उसी तरह उनके पास शास्त्र की सत्ता थी याज्ञवल्क्य के पास। तो जो शास्त्र है वो आपको कहीं न कहीं सप्रेस तो करता है, दमन तो देता है, वो उतना मुक्त नहीं हो सकता जितना कि मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप व्यवस्था में आते हैं आप अपने आप का दमन करते हैं, और इसी व्यवस्था के साथ ही हायरार्की क्रिएट होती है। ये दोनों चीजें जो वहां से निकली हैं, ये पूरा शिक्षा शास्त्र जो शिक्षा भारत की निकली हुई है वो याज्ञवल्क्य के आसपास से ही निकली हुई है। तो याज्ञवल्क्य ने जो बताया राजाओं को भी बताया और सन्यासियों को बताया। उन्होंने इस तरह से कोई भेद नहीं करा कि ये सन्यासी हैं या राजा हैं, उनके पास हर तरह के लोग आते थे और सबको वो शिक्षा देते थे। तो टोटल सरेंडर का प्रतीक है और प्रक्रिया है चरण स्पर्श। हाँ, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये सन्यासियों के पास या गुरुओं के पास ऐसा है, लेकिन अगर इसी को हम राजाओं के पास लेके जाते हैं वहां पे ये हायरार्की सिस्टम की तरह क्रिएट कर दिया जाता है। हायरार्की सिस्टम कि बड़े को छोटा प्रणाम करेगा, तो उसका मतलब कि हम आपके सामने थोड़ा सा नम्र होकर रहेंगे, अपना अहंकार को थोड़ा छोटा करके रखेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपका अहंकार बड़ा है और आपकी बात हम सीखेंगे, समझेंगे। तो ये यहाँ पे शासन सत्ता में या राज व्यवस्था में या कहीं जहाँ हायरार्की क्रिएट होती है वहां पे इसका ये माने है। लेकिन अगर किसी गुरु संस्थान में जाते हैं, वहां सीखने जाते हैं,
तो वहां पे उसका मायने ये बनता है। इसी घटना को आप देखते हैं चरण स्पर्श के लाभ या नुकसान पर? अगर उसको हम हालत उठा के लेकर आप देखें, जैसे मान लो कोई चीज होता है तो हम उसको इतिहास में देखते हैं और उसके बाद वर्तमान में भी देखना होता है। जैसे वर्तमान में हमारे सामने है कि चरण स्पर्श को हम किस तरह से देखते हैं, वर्तमान में क्या परेशानी है। तो जैसे डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी में ये बताया गया कि सभी लोग बराबर की हैसियत के हैं और एक समय में जी रहे हैं, तो कम से कम उनके अंदर बराबर के पास कोई ना बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ये, ना कोई वो। तो उसमें चरण स्पर्श की बात हटाई गई। खासकर जो भारत के संदर्भ में देखा जाए और हिंदी पट्टी के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रगतिशीलों ने इसको थोड़ा सा विरोध किया। जो प्रगतिशील रहे या इस तरह से संघर्ष जुड़े रहे, उन्होंने परंपरा का विरोध करने के लिए या परंपरा के विरोध में खड़े होते हुए इसके खिलाफत में गए। तो वो हाथ मिलाने की परंपरा या सलाम करने के बाद, लाल सलाम करने के बाद, ये जिस तरह के और चीजें हैं, उन्होंने नए नए टूल्स इजाद किए। नहीं, जैसे जार का जिक्र हुआ। हाँ। कि जार ने जो भौतिक इमारतें बनाई, स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको तोड़ा गया, प्रगतिशीलों ने किया। हाँ। हमारे यहाँ वैचारिक इमारतें तैयार हुई आध्यात्मिक स्तर पर और संकल्पों के स्तर पर, तो चरण स्पर्श तो उसी तरीके से है। हाँ, जैसे स्पिरिचुअल जैसे हम लोगों स्ट्रक्चर, हम लोगों को जो पश्चिम है और पूरब के जो धर्मों को और संस्थाओं को देखने का तरीका जो हमारे पास है वो इस तरह से देखना चाहिए कि जो पश्चिम का जीवन है वो वहाँ जीना मुश्किल है, वहाँ पे परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जीने के अनुकूल नहीं है उतनी। और यहाँ पे पूरब में जीने के सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो आप यहाँ क्या करते हैं, बिना श्रम के भी आप चीजें काम कर लेते हैं। तो जब ऐसी जगह पे बिना श्रम के आप काम कर लेते हैं तो आप किसी के ऊपर आधार डिपेंड नहीं रहते और स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन यह पश्चिम के पूरे धर्म को देखें, संस्कृति को देखें, दर्शन को देखें, तो वहाँ की पूरी सत्ता राजा या राजा से मिली हुई सिस्टम क्रिएट करने वाले स्ट्रक्चर की जो मैनेजमेंट प्रबंधन है, उस प्रबंधन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे भारत में उस प्रबंधन की कोई इतनी जरूरत नहीं होती। तो भारत में जो लोग हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। तो अब हमारे पास जो चीजें क्रिएट करने के लिए कैसे हम आदमी से काम कराएं, कैसे चीजें की जाए, तो यहाँ का जो टूल्स है वो दूसरे तरीके से है, क्योंकि बांधना नहीं है तो फिर कैसे बांधा जाए, तो संस्कारों से बांधा जाए या वैचारिक उत्पादन से जो बांधा जाए, जो ज्ञान की सत्ता है उससे बांधा जाए, क्योंकि भौतिक सत्ता से हम बांध नहीं सकते। तो यहाँ के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो चतुर्वर्ण के हों, चाहे संस्कृति को लेके और तमाम तरह के हों, या बातचीत करने के लेके हों, या मान समाज जुड़ा मामला हो, या राज करने का सिस्टम हो, या सीखने सिखाने का सिस्टम हो, शास्त्रों का सिस्टम हो, शस्त्रों का सिस्टम हो, ये सारे के सारे यहाँ का दूसरे तरीके से, वहाँ का दूसरे तरीके से। वहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ स्ट्रक्चर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, वो चीजों को तोड़ता फोड़ता रहता है, और उसके एक मायने ये रहते हैं कि खाली मन के स्तर पर चीजें हैं लेकिन व्यवहार में चीजें नहीं रहती। तो जब व्यवहार में नहीं रहती तो व्यवहार में उतना दमन भी नहीं होता, बात करके छुट्टी रहती है। बहुत सी चीजें बात कह के छुट्टी कर लेने वाली स्थिति में है यहाँ पे। तो ये बहुत सी चीजें दमन और दमन से छूटने के तरीके के तौर पर टूल्स के रूप में रखे गए थे। चरण स्पर्श कला के तौर पर देखा जाए या संकल्प के तौर पर? व्यवहारिकता है, न संकल्प है न कला, वो व्यवहारिकता है। व्यवहारिक स्तर पर हम आपको बताएं, जैसे आप हमारे यहाँ आए, हम आपके यहाँ आए, अगर आप हमें लगता है कि आप हमसे बड़े हैं तो हम आपको मान सम्मान देंगे, अगर हम बड़े हैं तो आप हमें मान सम्मान देंगे। तो इसका कैसे व्यक्त किया जाए, एक्सप्रेस कैसे, व्यवहारिक स्तर पर कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, या हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, तो इसे कैसे करें कि जैसे मान लीजिए हम व्यवहारिक स्तर पर कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, या हम बड़े हैं आप छोटे हैं, इसे कैसे व्यक्त करेंगे अपने शुरुआती अभिवादन में? किसी न किसी मामले में बड़े छोटे हैं, हो सकता है ज्ञान में, हो सकता है पद में, हो सकता है सत्ता में, हो सकता है जानकारी में, हो सकता है उम्र में। तो कैसे इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम जिज्ञासा छात्र भाव में है, हाँ, तो हम कुछ मांगने की स्थिति में लाके खड़ा करेंगे ना? तो जब मांगेंगे तो प्रणाम करेंगे, विनीत भाव में रखेंगे। हाँ, तो प्रणाम करेंगे तो प्रणाम मतलब हमने आपको माना श्रेष्ठ, हमने आपको बड़ा माना, और ये इतना बड़ा मानते मानते मतलब भाव विभोर कोई हो जाए तो चरणों तक जा सकता है ना? तो ये उसकी व्यवहारिकता से जन्मी चीजें हैं। लेकिन उसमें एक संकट और भी तो आया। हाँ। कि जिसका चरण स्पर्श किया जा रहा है वो अहंकार ज्यादा बढ़ गया उसके अंदर। हाँ। और जो चरण स्पर्श कर रहा है वो मूर्ख बना रहा है दूसरे को। हाँ। तो वो माध्यम बन गया मूर्ख बनाने का। हाँ। और वो हुआ और श्रेष्ठ होने के, अपने दम्भ पालने का। बिल्कुल। तो ये इसको कैसे, ये संतुलन कैसे बिगड़ा? हाँ। तो जैसे देखा गया मान सम्मान की बात बनी, चरण स्पर्श मान सम्मान की चीज बन गई। तो मान सम्मान के लिए आदमी ने अपने आप को, जैसे कोई ज्ञान की वजह से अपना श्रेष्ठ बता रहा है, कोई उम्र की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, कोई किसी पद पे है इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है। तो वास्तव में ये जो परंपरा है ये अहंकार की परंपरा बन गई। चरण स्पर्श की परंपरा अहंकार की परंपरा बन गई। कहाँ तो शुरू हुआ था अहंकार खत्म करने के लिए, और कहाँ ये अहंकार का पोषण करने लगी। तो जब अहंकार का पोषण करने लगी, सचमुच अहंकार का पोषण करने लगी, तो फिर इसको मना किया जाए। तो मना कैसे किया जाए? तो जो अपने आप को बड़ा मान रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे रोकें। तो रोकने का तरीका क्या है?
तो जैसे मान लीजिए कि हम बड़े नहीं छोटे नहीं, ये खाली एक व्यवहारिकता की बात है कि हम बड़े छोटे हैं, लेकिन अब हम जब सीखने बैठे हैं तो हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ बराबर हैं। तो ये कोशिश करता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, किसी बच्चे ने किसी व्यक्ति ने पैर छुआ, हाँ। तो उसने अपने संकल्पों से किया। हाँ। अब वो उसका हिडन एजेंडा क्या है, ये श्रद्धा है, ये लाभ है, लेना है, सब वो अलग मुद्दा है। लेकिन उसको परखे बिना कोई व्यक्ति चरण छूने से अगर मना कर रहा है, पैर वैर मत छुआ करो, इस तरीके से इसको कैसे देखा जाए? तो ये समझ लो, ये किन लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति है? जो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, जो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रगतिशीलता से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस पे विशेष तौर से बिना देखे इसको मना करने की कोशिश की। उसमें भी उनकी अंदर की भावना ये है, वो कहना चाहते हैं कि हम बराबर पे हैं, अब हमें बड़ा मान सम्मान न दीजिए, और ये पूरी परंपरा की तरह चल रहा है। क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं भी है तो व्यवहारिकता में तो ऐसा हो ही गया है, क्योंकि आदमी की नीयत तो ही अलग अलग चरण स्पर्श करता, अलग नहीं करता, गरियाता भी रहता है, चरण स्पर्श भी करता रहता है, तमाम तरह की हम लोग देखते हैं, तमाम अंतर विरोध है उसमें। तो जब आदमी को लगता है कि ये खाली ऐसे ही कर रहा है, खाली फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, तो इसे अच्छा ना ही करे। कैसे विद्रूप भाव कभी देखा आपने? इसका क्या विद्रूप भाव कहीं होता है? नहीं, तमाम स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, तमाम तरह के ऑफिसों में ये जो व्यवहारिक स्तर पर देखा जाता है, या राजनीतिक पार्टियों में, नेताओं में, घरों में भी, जो सबसे मूर्ख है, अगर सबसे मूर्ख भी है और बूढ़ा है तो उसको प्रणाम करने की परंपरा ही है। या किसी बिल्कुल गंवार है लेकिन गांव का प्रधान है तो उसे प्रणाम करने की होड़ मची हुई है। अगर ब्राह्मण है तो होड़ मची हुई है। कोई IAS ऑफिसर है तो उसकी होड़ मची है। कोई मुख्यमंत्री बन गया तो होड़ मची हुई है। तो जो होड़ मची हुई है वो बेसिकली वहां करीब जाने की कोशिश की जाती है। ये टूल है, इस टूल का उपयोग करते हुए वहां पहुंचने की कोशिश। जैसे गांव में परिवार में बाउर लोग होते हैं, पागल टाइप होते हैं परिवार में, तो भी उनका पैर छुआ जाता है, उसको क्या देखा जाए? तो कई बार ये कहता है कि इसमें भी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इसमें भी देवता है, इसमें ईश्वर है। ये सबसे सीधा सरल आदमी है, इसमें देवता और ईश्वर है। बाबा थान टाइप देखा जाए, बाबा थान टाइप का कि चलो कुछ नहीं तो इसके अंदर आत्मा है और आत्मा को मानते हुए कर रहे हैं। कम से कम दुनिया भर के ऐब इसमें नहीं है, इस तरह से उसको लेके कर रहे हैं। जैसे कन्या पूजने का भी मामला इस तरह से है, उसके पांव छूते हैं तो उसमें मतलब उसमें दुनिया भर के ऐब नहीं है। चरण स्पर्श का परंपरा समाप्त हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, परंपरा समाप्त हो सकती है, होना चाहिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे पहले क्या था कि पहले ज्ञान का, अनुभव का जोर था कि जो पहले चीजें आती थी अतीत से, आपकी श्रेष्ठता साबित होती थी अतीत से। लेकिन अब आपकी श्रेष्ठता अतीत से नहीं साबित होती। अब आपकी श्रेष्ठता सामने होती है कि जो भविष्य में आ रहा है, आगे से जो चीजें आ रही हैं, तकनीकी जो आ रहा है, जो आगे समस्या आ रही हैं, उनको डील करने में आप कितने महारत हासिल कर लेते हैं। अब तक के जो हिंदू समाज का, सनातन धर्म का ये पहलू है चरण स्पर्श करना, उसका हिंदू समाज के गुणवत्ता या उनके बौद्धिक श्रेष्ठता या उनके दीगर विश्व गुणों का विकास कहीं आप देख रहे हैं? जैसे कोई भी चीज होती है, कोई चीज, जैसे मान लीजिए एक अच्छा कपड़ा लिया आपने, और अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा लिया, और लोगों तक पहुंचते पहुंचते, जन सामान तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बिल्कुल गिर जाती है और उसके बिल्कुल पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसी तरह कोई भी चीज खोज होती है, कोई भी रिसर्च होती है, भले के लिए होती है, लेकिन जो आम आदमी के पास पहुंचते पहुंचते उसे पोल्यूटेड हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, या उसमें तमाम तरह के दुर्गुण पैदा हो जाता है। चरण स्पर्श भी एक ऐसी खोज थी दैट टाइम, जब आदमी सरल हुआ करता था। लेकिन जब इसमें आदमी चालाक ज्यादा होता गया, कुशल होता गया, तो उसमें ये चीजें विकृतियां आती चली गई। हर खोज की एक विकृति होती है। साइंस खोजी गई और उसकी विकृति आने शुरू हो गई टेक्नोलॉजी के रूप में, तरह तरह की। साइंस के भी साथ यही हुआ। जैसे मान लीजिए मेडिकल के लाइन में इतना हुआ है, खोज तो इस बात के लिए, लेकिन उसको रोजगार बना लिया, धंधा बना लिया। लेकिन ये हिंदू सोसाइटी है, वो स्पिरिचुअल और बहुत इमोशनल धर्म है, खासतौर से संबंधों को लेकर के। उसका स्ट्रक्चर का टूटना ढहना बहुत कष्टप्रद नहीं होगा? हमेशा चीजें रिफॉर्म होती हैं। अगर जैसे मॉडिफाइड होती है, रिफॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे लगातार जो सदगुरु, गुरु और इस तरह चीजें उपजती रहती हैं, वो मॉडिफाइड होता है। और आप देखें, लगातार इतिहास उठा के देखें तो मॉडिफाइड गुरुज तमाम तरह के पैदा होते रहते हैं, मॉडिफाइड कल्चर्स, मॉडिफाइड सारी चीजें मॉडिफाइड हो रही, तो वो अपना रूप बदलते हुए फिर से आ जाती है। तो मॉडिफाइड ये कहीं खत्म नहीं होंगे, पिछला गिरता जाएगा, वो नया बनता जाएगा, उसे मॉडिफाइड रूप में आ जाएगा। चरण स्पर्श का इस्तेमाल किसी विषय प्रश्न पर उठता है या प्रवृत्तियों में शामिल होता है? हाँ, प्रवृत्तियों में शामिल है। व्यवहार हमारा जो व्यवहारिक स्तर पे व्यवहार की चीज थी भी, और व्यवहारिक बना के रखा गया। जैसे मतलब आपको शुरुआत करनी है, किसी से इनिशिएट करना है, तो कैसे इनिशिएट करें? इनिशिएशन की व्यवहारिक समस्या है। उसमें यह है कि चलो हम आपको प्रणाम करते हैं या आप हमें प्रणाम करते हैं, या हम दोनों अगर बराबर हैं, तो हमने यही सोचा कि हम तीन तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं। या तो हमसे कोई बड़ा है, या तो हमसे बराबर है, या तो हमसे छोटा है। तो हम तीनों के लिए रास्ते निकाले कि छोटा से अपेक्षा करते हैं हमें प्रणाम करेगा, बराबर वाले से हम हाथ मिला लेते हैं, बड़े वाले को हम प्रणाम करते हैं। तो ये हायरार्की का सिस्टम भी बनता रहा। हायरार्की सिस्टम की व्यवहारिक चीज है, एक हायरार्की का व्यवहारिक सिस्टम।
व्यवहारिक जरूरत भी है। हाँ, जैसे हमने अभी इस पे बात की थी तो हमने कहा कि दो तरह से हमें देखना चाहिए कि एक तो ऋषियों या गुरु परंपरा से, गुरुकुल परंपरा से चीजें आती हैं हमारे पास, या हमारे पास राज सत्ता से आती है, हायरार्की से आती है। एक तीसरी जगह और है जहां लोक से आती है चीजें। लोक से, लोग मतलब काम करने वाले लोग, किसान, मजदूर और तमाम तरह के जो काम करने वाले लोग हैं। तो अब हमें तीनों पे विचार करना चाहिए कि तीनों में ये चीजें कैसे कैसे काम करती हैं। तो गुरु शिष्य के यहाँ जो काम करने का तरीका क्या है, तो वहां तो अहंकार को छोड़ने का मामला है, अहंकार को आइडेंटिफाई करने का मामला है, और उसके माध्यम से जो अहंकार से ऊपर निकल के चीजों को समझने का मामला है। राजाओं के यहाँ हायरार्की मेंटेन करने का मामला है, और जब निचला तबका आता है तो बहुत बड़ी व्यवहारिक मामला है कि डे बाय डे अपने चाचा, ताऊ, काका, बाबा, सब इन्हीं लोग बीच में रहना है, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने बूढ़े, सबके साथ काम करना। तो काम करने वालों के साथ कई लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाओं से लेकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अब उनकी व्यवहारिक समस्या होती है कि व्यवहारिकता में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करने का क्या तरीका नहीं है, तो वो उस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये है धनंजय शुक्ल जी। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरी शख्सियत के साथ और किसी दूसरे माहौल पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार समीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल दुलत्ती पसंद है तो उसे यूट्यूब पर दुलत्ती सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती कैसे लगाई जाती है। नमस्कार।